जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की हेल्प की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आपको वीडियो लाए जा रहे हैं जिससे कि आप कम समय में मैक्सिमम आप कंटेंट आप रिवाइज कर पाएँ आपके सब्जेक्ट के। जैसे कि हम कंप्यूटर का भी जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। आज हमने सुबह आपके अपलोड किया था दोस्तों हिंदी के रचनाओं से, अगर हम देखें हिंदी साहित्य का पार्ट जहाँ से रचनाओं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कवियों के नाम। तो यहाँ से हमने आपके प्रोवाइड किया था, आपसे वीडियो सेक्शन पे जाइएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है हम लास्ट में देंगे आप सभी, तो लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को आप सभी कीजिए। और आज हमारा ये पार्ट 4 है, इसके प्रीवियस पार्ट आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ हमने जो डाटा है जिसमें कि हमने इसे इंग्लिश में भी आप सभी के लिए लाया है, तो आप सभी देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कमेंट आ रहे थे। ठीक है, जो ऐसे टफ आपके वर्ड हैं जो आपके एक तरह से हिंदी में समझना मुश्किल है, ऐसे वर्डों को हमने केवल इंग्लिश किया है, बाकी चीज़ें आपकी हिंदी में ही रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है, आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आप सभी के द्वारा यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की एक वित्तीय योजना होती है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बजट भी आपके सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है उसमें आपका टॉपिक है। तो बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है। ठीक है, जैसे कि आप सभी देखते हैं कि हर वर्ष आपके एक वर्ष का बजट आपके जो लाया जाता है। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा दोस्तों कहा गया था? तो यह कहा गया था टेलर के द्वारा। ठीक है, कि किसने कहा था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? तो आप सभी को याद रखना है टेलर। ठीक है, टेलर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि पोस्ट कॉर्व जो है ना, इसका सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कॉर्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और इसके एक एक वर्ड से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस वर्ड का आपके एग्जैक्ट अर्थ क्या है, आपके इसका मतलब क्या है। देखिए, पोस्ट कॉर्व का सिद्धांत सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि लूथर गुलिक ने दिया था। आपके किसके द्वारा दिया गया था? लूथर गुलिक के द्वारा पोस्ट कॉर्व का सिद्धांत जो है आपके दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पोस्ट कॉर्व का फुल फॉर्म क्या होता है। पोस्ट कॉर्व का फुल फॉर्म क्या होता है, एक एक वर्ड का आपके पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से बन सकता है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में बना भी है आपके क्वेश्चन। देखिए, पोस्ट कॉर्व अगर हम देखें तो सबसे पहले पी फॉर, यानी कि पी का मीन्स है आपका प्लानिंग। ठीक है, नियोजन जिसे आप जानते हैं, तो नियोजन या प्लानिंग। फिर ओ से अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। ठीक है, फिर इसके बाद संगठन के बाद आपका आता है स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी, स्टाफ। इसके बाद आता है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देश देना। ठीक है, आपके डी से क्या हो गया? डायरेक्टिंग हो गया। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, और स्टाफ यानी कि एस से स्टाफिंग, डी से आपका डायरेक्टिंग, एंड सी से है आपका कोऑर्डिनेटर यानी कि समन्वय। ठीक है, और ओ आपके ओ के बाद अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग, आर से है आपका। ठीक है, रिपोर्टिंग, आर से आपका है रिपोर्टिंग, और वी से है आपका बजटिंग। ठीक है, वी से क्या है आपका दोस्तों? बजटिंग है। तो कंप्लीट आप सभी याद रखिएगा, पोस्ट कॉर्व का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटर, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? तो आप सभी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जॉर्ज हाउस्टन का कथन है। ये आपके किसका कथन है? जॉर्ज हाउस्टन का। ठीक है, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सामने आते हैं, और यह कथन है आपके जॉर्ज हाउस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती हैं और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं। ठीक है, अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, और यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार है दोस्तों? यह भेदभाव रहित विपणन नीति। देखिए, अब सभी आसान सा प्रश्न है, आप सभी समझ सकते हैं कि जो संस्थाएं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्राहकों के बीच, अपने कस्टमर के बीच ऐसा कोई अंतर नहीं रखती है, सभी के लिए सेम आपके जो कार्यक्रम या जो उनका रूल है वो आपके अपनाती है दोस्तों, यह एक तरह से भेदभाव रहित विपणन नीति होती है। ठीक है, भेदभाव रहित विपणन नीति होती है जिसमें कि किसी के प्रति भेदभाव ना हो, सभी के लिए बराबरी हो। ठीक है, तो समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप सभी अगर क्वेश्चन बने तो आप क्वेश्चन को समझ के भी आंसर कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है दोस्तों? ये अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित होता है। प्रबलीकरण का जो सिद्धांत है ये अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित
होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका अपनाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं ई कॉमर्स के नाम से। आपका ई कॉमर्स आपका टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। ठीक है, कंप्लीट। तो जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, विपणन प्रबंध की जो विचारधारा है इसका जन्म किस देश में हुआ है आपके, यानी कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है जो विपणन प्रबंध है आपके। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये अमेरिका से अगर हम देखें तो इसका एक तरह से जन्म माना जाता है, यानी कि शुरुआत मानी जाती है विपणन प्रबंध की। प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? तो अंतरवैयक्तिक। ठीक है, कौन सा कौशल? अंतरवैयक्तिक। अगर हम देखें प्रबंधक का कौशल जो कि आपके एक तरह से कर्मचारियों को प्रेरित करता है, यानी कि एक तरह से प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? तो मानव संसाधन प्रबंधन जो है ना दोस्तों आपके ये शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वयक के रूप में कार्य करता है आपका मानव संसाधन प्रबंधन। नेक्स्ट है किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है दोस्तों? तो मांग। देखिए दोस्तों समझिएगा इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके सामने कि ये किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को कौन मुख्य रूप से प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, अगर किसी वस्तु का जो आपका किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है अगर कम रहेगा दोस्तों, अगर वो सस्ती रहेगी प्राइस तो आपकी क्या होगा, मांग बढ़ेगी। अगर प्राइस सस्ता है तो आपके देखें तो मांग बढ़ेगी, और अगर आपके महंगा है तो इससे क्या होगा, मांग घटती है एक तरह से। तो ये किस पर निर्भर करता है मूल्य निर्धारण को? मुख्य रूप से आपके देखें तो मांग पर। ठीक है, कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो मांग जो है आपके प्रभावित करती है उसके मूल्य निर्धारण की। जब ज़्यादा उसका उपयोग बढ़ जाता है तो आप देखते हैं चीज़ें महंगी होने लगती हैं। ठीक है, तो यही होता है, यही आपके मांग पर एक तरह से निर्भर होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है TQM का फुल फॉर्म, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, आपको हमने प्रीवियस में भी कराया था, प्रीवियस पार्ट में भी। क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों TQM का। अगर आपसे पूछा जाए B2B का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया ई कॉमर्स एक आपका अलग से टॉपिक दिया है जिसके अंतर्गत ये सभी फुल फॉर्म आते हैं। B2B आता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, इसी तरह से C2C B2C। ठीक है, इस तरह से आप सभी ढेर सारे आप सभी करते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस या बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे होते हैं, इनका आप सभी फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके। नेक्स्ट है प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है दोस्तों? देखिए प्रबंध जो है ना किस प्रकार का प्रयास है दोस्तों? प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, याद रखिएगा आप सभी। प्रबंध एक कैसा प्रयास है दोस्तों? प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है, आप सभी को याद रखना है। प्रबंध एक कैसा प्रयास है दोस्तों? आप सभी को याद रखना है, प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जब कुछ पुरस्कार स्वरूप जब राशि दी जाती है, ठीक है, पुरस्कार स्वरूप यदि कोई राशि प्रदान की जाएगी किसी कर्मचारी को वेतन के अलावा, तो जब वेतन के अलावा किसी कर्मचारी को पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की जाएगी उसे दोस्तों कहते हैं प्रोत्साहन राशि। ठीक है, या जो आप सभी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो बोनस आप सभी बोल सकते हैं। ठीक है, बोनस भी अगर हम देखें तो आप सभी बोल सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा राशि जो आपकी एक तरह से दी जाती है पुरस्कार स्वरूप। नेक्स्ट है सब एक के लिए और एक सब के लिए, यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी सब एक के लिए या एक सब के लिए। तो यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यह दर्शाता है सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, एक समूह की बात कर रहा है। नेक्स्ट है अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप होता है? तो ये नियंत्रण का। अचानक से किया गया एक परीक्षण किसका एक रूप होता है? नियंत्रण का रूप होता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो नियंत्रण करता होते हैं, अगर ऐसा कोई एक तरह से परीक्षण करते हैं अचानक से तो एक तरह से किसका ही रूप होता है? नियंत्रण का रूप होता है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है दोस्तों? विज्ञापन जो है ना भर्ती का एक बाह्य स्रोत होता है। कौन सा होता है? बाह्य स्रोत होता है। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में जो अंतर स्पष्ट किया था आपके, वह किया था ओलिवर सेल्डन ने। किसने किया था दोस्तों? ओलिवर सेल्डन के द्वारा किया गया था प्रशासन और प्रबंधन में अंतर स्पष्ट। ठीक है, व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो होता है आपके प्रबंधक। व्यवसाय कोई भी बिजनेस है वो सफल है या असफल है, इसके लिए अगर हम देखें तो मेन जो आपके एक तरह से मुख्य रूप से अगर हम देखें जो उत्तरदायी होता है वो प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट करता होता है। ठीक है, कि व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए उत्तरदायी। प्रबंध की जो संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है अगर हम देखें तो वो है आपके संगठन। प्रबंध की अगर हम बात करें संपूर्ण ढांचे की जो नींव है, जो आपकी एक तरह से बेस, वो है आपका संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका कि चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है प्रत्यायास।
व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस? तो रेफरल, जिसे अगर हम बात करें तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? प्रत्यादेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो यह कहलाता है पद सोपान सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, संगठन का आकार किस सिद्धांत में पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पद सोपान सिद्धांत में अगर हम देखें तो पिरामिड की तरह दिखता है। ठीक है, जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो, जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है दोस्तों? तो ये एक तरह से जब जो संस्था की भविष्य में आय, जो आय, इनकम की बात की गई है। ठीक है, इनकम की बात की गई है, आय की बात की गई है। ठीक है, कि जब आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाता है? तो ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं, या जिसे हम बात करें तो बॉन्ड, बॉन्ड निर्गमित किए जाते हैं जब किसी संस्था के भविष्य में आय जो निश्चित या नियमित हो। यहाँ पे इनकम आप सभी समझिएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह देखना कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, यह किसका कार्य होता है? तो जो नियंत्रक होते हैं किसी भी संस्था में, जो नियंत्रक होते हैं, जो आपकी बात करें तो एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं आप, या बोल सकते हैं कि मैनेज मैनेज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो आपके इनका कार्य होता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? तो ये आपके देखें तो आपके विकेंद्रीकरण को दर्शाता है, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित अगर हम बात करें तो विकेंद्रीकरण व्यवस्था को दर्शाता है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना, भविष्य में क्या होगा उसका अभी अनुमान लगाएंगे तो क्या कर रहे हैं आप? नियोजन, प्लानिंग बना रहे हैं आपकी कि भविष्य में हमें ये करना है, भविष्य में हमें ये करना है। वो अगर आप अभी सोच रहे हैं तो आपकी प्लानिंग हो जाएगी, नियोजन हो जाएगा। ठीक है, क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत दिया था टेलर के द्वारा। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? टेलर के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यवेक्षकी प्रबंधक या प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? तो दोस्तों ये सबसे निचले स्तर पर होता है। जो पर्यवेक्षकी प्रबंधक होता है ये प्रबंधक के किस स्तर पर होता है? तो ये सबसे निचले स्तर पर होता है, जो पर्यवेक्षी प्रबंधक होता है। ठीक है, प्रबंधक के सबसे निचले स्तर पर होता है। अगर हम बात करें पर्यवेक्षकी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसलिए दोस्तों जो प्रथम श्रेणी के प्रबंधक होते हैं, प्रथम श्रेणी के जो प्रबंधक होते हैं उन्हें पर्यवेक्षकी प्रबंधकों के नाम से जाना जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है, और जिन्हें हम सबसे निचले स्तर के जो प्रबंधक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है कौन? तो प्रबंध। ठीक है, तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता है? संगठन के अभाव में। यदि संगठन सही नहीं है तो आपके कार्य कैसे सफल होगा? चाहे वो गवर्नमेंट वर्क हो, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर का वर्क हो, अगर संगठन ही मजबूत नहीं है तो आपके एक तरह से वो कार्य सफल नहीं हो सकता है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया होती है दोस्तों? तो संगठन प्रशासन की पूर्व क्रिया होती है आपके। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया होती है? पूर्व क्रिया होती है। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। यानी कि एक तरह से किसी संगठन में कोई निर्णय लेने वाला जितने लोग ही कम होंगे, कोई एक फैसला करने वाला अगर रहेगा निर्णय लेने वाला, तो वो सही ऑर्गेनाइजेशन संस्था चलेगी। अगर उसमें कई सारे फैसले लेने वाले हों, यानी कि एक तरह से आपसी मतभेद हों, ऐसा बोल सकते हैं, तो यदि संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे उतने ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन माना जाएगा। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है दोस्तों? अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना मार्गदर्शन कहलाता है। किसी को रास्ता दिखाना क्या कहलाएगा दोस्तों? मार्गदर्शन कहलाएगा। तो अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? उसके लिए एक संगठन होना चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। संगठन अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाला है तो वो कार्य सही ढंग से संपन्न हो जाएगा। ठीक है, समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित होता है दोस्तों? तो ये प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित होता है, यानी कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना प्रबंध में शामिल होता है। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? यह एक सार्वभौमिक विशेषता है। ठीक है, प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति या देश, समाज तक सीमित नहीं है। प्रबंध की कौन सी विशेषता है? यानी कि यूनिवर्सल, एक तरह से सार्वभौमिक विशेषता है आपके। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस लेख में मिलता है? तो आपके मिलता है दोस्तों तुलन पत्र में। परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण कहाँ पे मिलता है? तुलन पत्र में मिलता है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन किसे क्या बनाता है? प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा बनाता है। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा बनाता है। ठीक है, चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाएगा? निर्णयन कहलाएगा। किस स्तर के प्रबंधक जो विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं, तो जो मध्य स्तर के प्रबंधक होते हैं।
देखिए शीर्ष प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और निम्न स्तर के प्रबंधक, 3 तरह के प्रबंधक होते हैं आपके। तो जो आपके एक तरह से विभागीय उद्देश्यों के लिए जो चिंतित होता है ना आपके, वो बीच में जो होता है आपके मध्य वाला होता है, मिडिल वाला अगर हम देखें तो चिंतित होता है कि चीज़ों को कैसे आपके एक तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो वो आपके थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं, तो ये आपके केंद्रीय विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। किसका करते हैं? केंद्रीय विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं दोस्तों? तो आपके लाइन स्टाफ एंड प्रकार्यात्मक। लाइन स्टाफ एंड प्रकार्यात्मक जो संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? तो बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है दोस्तों? बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा होता है? तो ये विपरीत जो आपके बिक्री प्रबंधन का हिस्सा होता है, ठीक है। विज्ञापन की जो रणनीति है ये एक तरह से बिक्री प्रबंधन का हिस्सा होता है। दोस्तों आज के टाइम पे ज़्यादा चीज़ें आपकी चल रही है। एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें तो एक तरह से इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या हो, सेल हों, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, लाभांश क्या होता है दोस्तों? लाभांश क्या होता है? तो लाभांश अगर हम देखें वह धनराशि होती है जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है दोस्तों, वही कहलाता है लाभांश, ठीक है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है दोस्तों? ये पेवेलियन मॉडल इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेवेलियन मॉडल। जो मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो पेवेलियन मॉडल है, ठीक है। नेक्स्ट है तुलन पत्र या बैलेंस शीट। इसका लेखांकन समीकरण क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपका परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी, ठीक है। परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी, जो कि तुलन पत्र का लेखांकन समीकरण होता है। तो दोस्तों कैसे लगे आप सभी को आज के क्वेश्चन? एंड दोस्तों आप सभी का नेक्स्ट डे जिस दिन भी आपका एग्जाम है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड जितने वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाए उन वीडियो को आप सभी अच्छे से जरूर कीजिए। मैक्सिमम कंटेंट आपका देखिए ऐसा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो आपकी कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं कहीं पे, क्योंकि दोस्तों आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम टाइम में आप देखें कि ज़्यादा टाइम में आप कम चीज़ें सीख रहे हैं, कम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक तरह से वो सही नहीं है। आप अगर कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो वो आपके लिए वेस्ट रहेगा। तो आप सभी लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है, एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू।